नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। अग्निवीरों के अनुशासन व ट्रेनिंग का लाभ हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों को नौकरी देकर उठाया जाएगा, यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। स्थानीय भीम स्टेडियम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर 4000 स्कूली बच्चों व प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ योगा करते हुए यह संदेश दिया। वहीं उन्होंने 337 आयुष वेलनेस सेंटर्स को जनता को समर्पित किया। भिवानी के भीम स्टेडियम में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग थीम पर मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंच स्कूली बच्चों के बीच बैठकर योग प्राणायाम आसन कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से अग्निपथ योजना से जुड़ने वाले सैनिकों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा से जुड़े जो अग्निवीर 4 वर्ष की नौकरी पूरा करके राज्य में नौकरी करना चाहेंगे, उन्हें गारंटी के साथ राज्य सरकार की ग्रुप सी की नौकरियों में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अग्निवीर जो फौज में बेहतर अनुशासन व ट्रेनिंग लेंगे, उसका लाभ हरियाणा पुलिस भी उठाएगी तथा पुलिस में उन्हें वरीयता के आधार पर नौकरी दी जाएंगी। वहीं इस अवसर पर भिवानी के भीम स्टेडियम में सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री ने पहुंचकर प्रदेश भर में बने 337 आयुष एवं वेलनेस सेंटरों का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वेलनेस सेंटर जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योगासन व प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं को आम जनता व छात्र छात्राओं के बीच किया। इस दौरान वे ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जुड़े, जहां प्रधानमंत्री ने आम जन को योग का संदेश दिया। जोड़ने हेतु प्रयासरत है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में योग को बढ़ावा देने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आयुष विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर आयुष विंग स्थापित किए गए हैं, जिनमें योग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। इन आयुष विंगों में योग विशेषज्ञों द्वारा योग के माध्यम से जनमानस का उपचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य में गांव देवखाना जिला झज्जर में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के सहयोग से पोस्ट ग्रेजुएट योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं रिसर्च संस्थान स्थापित किया गया है। इस संस्थान के लिए ग्राम पंचायत के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा 20 एकड़ जमीन लीज पर प्रदान की गई है। इस संस्थान से हरियाणा राज्य के युवाओं, खासकर जिला झज्जर के युवाओं को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है तथा आयुर्वेदिक में सभी विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। पंचकुला में भारत सरकार सूर्य की गति है उसके हिसाब से, और बहुत ही हर्ष का विषय है कि यही दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रचार प्रसार के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी द्वारा जब इसकी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय सभी राष्ट्रों का सबसे बड़ा मंच है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वहाँ पर इस बात को उठाया गया और सभी ने इसको सहर्ष स्वीकार करते हुए इस दिन को 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के लिए चुना। आज 21 जून प्रातः हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं योगा के लिए। योगा सिर्फ आज के दिन के लिए ही नहीं है। आज के दिन तो हम अपने इस पौराणिक ज्ञान को सारे संसार से बांटते हैं, और यहाँ भिवानी के अलावा राष्ट्र में सैकड़ों स्थानों पर और इसके साथ साथ ही सारी दुनिया में जो बड़े बड़े स्थान हैं, चाहे वो लंदन का ट्रफलगर स्क्वायर हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, हर जगह अलग अलग स्थान। एडीजीपी सीआईडी श्री आलोक मित्तल जी, आईजीपी मैडम ममता सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण, अन्य महानुभाव, योग प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, आज 21 जून है और हमको मालूम है कि 21 जून का ये अवसर 8 साल पहले के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से मान्यता दिलाई। एक बहुत बड़ा आयोजन मैं इसको मानता हूं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति की जो देन है योग, इस योगासन को, योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई
मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का दिन ये हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। लगातार हम अभ्यास करते हैं। वैसे तो योग ये प्रतिदिन की एक क्रिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक उत्सव के रूप में सारे देश में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। न केवल देश में बल्कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 177 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। सारी दुनिया में अपने अपने समय पर दिन भर के 24 घंटे के अवसर में योगाभ्यास ये किया जा रहा है। मित्रों, आज का ये दिन मानवता के लिए योग इस थीम पर आधारित है। आखिर मानवता, इंसानियत एक ऐसा गुण है व्यक्ति का, अगर मानवता निकल जाए तो व्यक्ति पशुता के समान है। मानवता के गुण इस योग के माध्यम से आते हैं। योग केवल एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, यानी हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास सब इससे होता है। तो आज के इस अवसर पर हम अपने यहाँ हरियाणा भर में सभी ब्लॉक लेवल पर, सभी जिला लेवल पर, बल्कि कहीं कहीं तो शहरों में वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, विद्यालयों में, संस्थाओं में, मैदानों में, सब जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज हम भिवानी में कर रहे हैं। इसी समय 2 कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री आज वो भी उपस्थित हैं। हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, केंद्रीय 2 मंत्री, एक मंत्री हमारे राखीगढ़ी में श्री कृष्णपाल गुर्जर, वो इस समय कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, वो इस समय कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। तो इतना बड़ा आयोजन मैं समझता हूँ जनता का उत्सव की तरह जो मनाया जाने वाला एक अनूठा एक ये कार्यक्रम है। तो मैं पुनः दुनिया को इस दिए जाने वाले उपहार के लिए देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, कर्मसु कौशलम, अर्थात योग करने से हमारा जो कर्म है ये कुशलता से हम कर सकते हैं। कर्म कुशल भी हो सकता है, कर्म करना निरर्थक भी हो सकता है, कर्म करना दृष्टिहीन भी हो सकता है, दृष्टिविहीन भी हो सकता है। तो इसलिए कर्म की कुशलता वो योग करने से ही आती है। तो इसलिए इस योग का कई बार और शब्दों में प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ जो तनाव है, इस तनाव को दूर करने के लिए ध्यान धारणा ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी योग करने वाले निद्रा योग इसका भी उपयोग करते हैं। शवासन, ये उसका जो आसन होता है वो निद्रा योग में अपने आप में अनुभूति जिस प्रकार की होती है वो भी एक योग है। योग को हमारे स्वभाव से भी कई बार जोड़ा जाता है। हठ योग, जो व्यक्ति हठ ज्यादा करता है, बाल हठ, राजहठ, कई प्रकार के ऐसे हठ किए जाते हैं, वो भी सब योग में आते हैं। तो योग बहुत बड़ी एक विधा है। इसलिए इस योग को मात्र एक आसन न समझ करके हम ये माने कि योग, हम एक प्रकार से योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है युक्ति, योग का मतलब होता है संधि। योग एक लंबी यात्रा है। योग हमारे मन को मन से कहना हो तो मन को बहुत से उन्होंने काम किया। एक अभी जो काम किया है वो है सेना में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन हो। आज के हिसाब से कैसे, यानी सेना को हम उसको कैसे युवावस्था में लाएं, एवरेज कैसे कम करके आए, टेक्निकल आधार पर अपनी सेना को कैसे सुसज्जित करें। आज टेक्निकल जमाना है, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। एक प्रयत्न पिछले 14 तारीख को उन्होंने जो घोषणा की थी देश के रक्षा मंत्री जी ने, वो है अग्निपथ योजना। और अग्निपथ योजना में स्कूली विद्यार्थी, यानी 10वीं पढ़ने वाला, 11वीं पढ़ने वाला, 12वीं पढ़ने वाला, या पास करने के बाद 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए
और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। पिछले 7 दिन से प्रदेश में, देश में एक विवाद बना। क्या विवाद बना है कि हम अग्निवीर बनेंगे, लेकिन 4 साल के बाद 75% लोगों को वापस आना होगा, 25% वहाँ जो है उनको रखा जाएगा। तो ये 75% क्या करेंगे? पहली बात तो ये है, ये कंपटीशन का जमाना है, प्रतियोगिता का जमाना है, और प्रतियोगिता में वही आगे निकलता है जिसका शरीर सधा हुआ हो, जिसका मन सधा हुआ हो, जिसका मस्तिष्क सधा हुआ हो, जो बाकी सबसे आगे निकल सके, वो सबसे पहले जो है वो अपने आप को स्थापित करता है। तो 4 साल में वो जो नौजवान है, जो अभी 21 वर्ष का ही होगा, 25 वर्ष के बाद आने के बाद उसका शरीर, मन, बुद्धि उस ट्रेनिंग से भरपूर होकर के सधा हुआ होगा। और ये ट्रेनिंग, कई बार तो हम जो अपनी सर्विसेज देते हैं पुलिस में, बाकी जगह में, यहाँ हमको उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है 9-9 महीने, 1-1 साल तक। लेकिन 4 साल की इस ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बनकर के आएगा। उसमें उसकी ये नहीं है कि कोई नौकरी जीवन भर की है, नौकरी तो वास्तव में उसके बाद ही उसको करनी है। पूरा जीवन हमारा 60, 65, 70 साल तक एक प्रकार से स्वस्थ रहता है, कैपेबल रहता है, सक्षम रहता है। अब उस समय हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, अब भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी हर साल। आज मंगलवार को भिवानी के वरिष्ठ पत्रकार सरदार कृष्ण सिंह के पुत्र गर्भदीप सिंह की संदिग्ध मौत मामले को लेकर एक बैठक का आयोजन मीडिया सेंटर में किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, श्री भगवान वशिष्ठ, अजय सैनी ने कहा कि गर्भदीप को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घेर कूट कर मौत के घाट उतारा गया है। इस मामले पर सोमवार को एडीजीपी ममता सिंह को न्याय की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया। भिवानी के वरिष्ठ पत्रकार सरदार कृष्ण सिंह के बेटे गर्भदीप सिंह की संदिग्ध मौत मामले में मंगलवार को भिवानी के मीडिया सेंटर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से आए पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, श्री भगवान वशिष्ठ व अजय सैनी ने कहा कि गर्भदीप सिंह भिवानी से पेपर देने के लिए दादरी क्षेत्र में गया था, जहां उसे असामाजिक तत्वों ने घेरकर मारा है, जिसे दुर्घटना दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस मामले में चरखी दादरी पुलिस की कार्रवाई से भिवानी के पत्रकार व मृतक के परिजन संतुष्ट नहीं है। इसको लेकर नए सिरे से जांच की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस मुद्दे को लेकर भिवानी के पत्रकारों ने सोमवार रात्रि को रोहतक रेंज की एडीजीपी ममता सिंह से मुलाकात कर उन्हें पुलिस जांच अन्य जगह पर स्थानांतरित करने का ज्ञापन भी सौंपा। वहीं दादरी पुलिस की भूमिका पर बोलते हुए गर्भदीप सिंह के पिता सरदार कृष्ण सिंह ने बताया कि इस मामले में पकड़े गए लोगों का पुलिस ने कोई रिमांड नहीं लिया, उन्हें सीधे जेल भेजकर इसे दुर्घटना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि संदिग्ध मृत्यु मामले में पकड़े गए लोग सीसीटीवी में गर्भदीप सिंह के पीछे सरिया लेकर दौड़ते व मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जबकि दादरी पुलिस इसे राजनीतिक दबाव के चलते दुर्घटना दिखाने का प्रयास कर रही है। सारे पत्रकार साथी आज शामिल हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, और सभी पत्रकारों ने हमारे जो साथी हैं सरदार कृष्ण सिंह, उनके साथ जो हादसा हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, उसके प्रति सब ने दुख प्रकट किया है, संवेदनाएं प्रकट की है। लेकिन साथियों ने, सभी ने ये रोष प्रकट किया है कि जो दादरी पुलिस ने जांच की इस मामले की, वो जांच जो है निष्पक्ष नहीं हो पाई, उसके चाहे कोई भी कारण हो। हालांकि एसआईटी हमारी निवेदन के ऊपर ही बनाई गई थी, एसआईटी एसपी ने, लेकिन जिस हिसाब से 12 घंटे के अंदर अंदर जो है पुलिस ने सारा रिजल्ट निकाल दिया, उन लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया और गिरफ्तार करके उनका किसी तरह का रिमांड नहीं लिया, और रिमांड नहीं लेना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। कम से कम रिमांड लेके हर लड़के से पूछा जाता कि किस कारण से ऐसा हुआ, कि उस लड़के के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर दबाव क्या था जिसके कारण उसको तेज़ी से भागना पड़ा। फिर वो लड़के ऐसे क्या थे कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे थे। फिर भिवानी जिस लड़के ने एग्ज़ाम दे के वापस आना था, वो लड़का किस लिए गांव में गया है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं बताई है। फिर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि दादरी पुलिस को एक बार भी हमारे पीड़ित परिवार को बुला के उन लड़कों के सामने बैठा के ये पूछताछ करवाने की कोशिश नहीं की कि भाई जो ये लड़के पीछा कर रहे थे और जिस तेज़ी से उन लड़कों ने पीछा किया, उनमें से एक लड़का तो बाकायदा जो है वो चक्कू छुरा लेके जो है उसका पीछा कर रहा था बच्चे का। तो ऐसा उस लड़के ने क्या कर दिया था, क्या गलत कर दिया था जो उसका इस तरह से पीछा किया था। कृष्ण सिंह के साथ जो हादसा हुआ
वो निंदनीय है। सभी पत्रकार साथी, हमारे वरिष्ठ साथी बैठे थे, चर्चा की कि किस तरह इस मामले की जांच निष्पक्ष हो पाए। तो दादरी पुलिस ने जो जांच की वो संदेह के घेरे में लगती है। 12 घंटे में पहले कार्रवाई नहीं की, फिर 12 घंटे में कार्रवाई की तो सब अरेस्ट कर लिए, जांच में कुछ निकला नहीं। तो कल आईजी मैडम भी आई थी, उनसे बात की है और पॉलिटिशियन से बात की है। तो हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। हमारे साथी कृष्ण सिंह जी का पुत्र 7 जून को घर से दादरी के लिए गया था और बाद में उसकी संदिग्ध हालात में उसकी डेड बॉडी मिली थी। हम साथियों ने चरखी दादरी पुलिस से अनुरोध किया था कि मामले की एक विस्तार से जांच की जाए, लेकिन पुलिस की भूमिका संदिग्ध हमें लगी है दादरी की। जिन्होंने जांच करी उसको कोई रूप नहीं दिया जांच को। जैसे शाम को एक एसआईटी गठित होती है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुछ लड़कों को पकड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि ये पीछे लगे हुए थे उसके, गर्भदीप के, इनके बेटे के, और उन्हें पेश कर दिया जाता है अदालत में। कोई जांच के लिए कोई रिमांड भी नहीं लिया उन्होंने। इससे संदेह पैदा होता है और हम सभी साथियों ने इस जांच से असहमति व्यक्त की है। और हम सब ने कल रात को भिवानी में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उस दौरान हमारी आईजी जो रोहतक रेंज हैं मैडम ममता सिंह जी, उनसे मुलाकात हुई थी और हमने एक मेमोरेंडम उनको दिया था कि हमारी जांच, गर्भदीप की जो मृत्यु हुई है उसकी जांच नए सिरे से करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ 304 की बजाय हत्या का मामले दर्ज करे जाएं और निष्पक्ष जांच से ही ये चीज़ें सामने आ पाएंगी। देखिए, मेरा बेटा 7 तारीख को दादरी गया था पेपर देने के लिए, क्योंकि सीबीएसई का पेपर था, लास्ट पेपर था, मैथ का पेपर था। वो पेपर देकर जैसे ही वो बाहर निकला तो उसके पास उसके फ़ोन पे कॉल आती है तो उसको बुलाया जाता है। तो एक दोस्त का मोटरसाइकिल लेकर वो गांव दूध हुआ चला जाता है। रास्ते में कुछ गांव के जो लोग थे वो उसको, जो सीसीटीवी में जो दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी में जो लोग दिख रहे हैं 8 से 10 लोग हैं जो उसकी घेराबंदी की हुई है। जब थोड़ा सा हमने और सीसीटीवी भी देखे हैं, उसमें भी और लोग भी दिखाए, कोई हाथ में सरिया ले रहा है। यानी कि पुलिस ने इतना सहयोग नहीं किया। जो सीसीटीवी जो इकट्ठे किए हैं वो हमने अपने लेवल पे इकट्ठे किए थे। पुलिस तो बाद में उन्होंने सहयोग फोर्स भेजी थी वहाँ पे, ताकि पंचायत का या गांव वाले कोई अनहोनी और ना हो। जहाँ पर वो घेराव किया गया वो गांव है और जो हादसा हुआ है उस सीसीटीवी फुटेज के बाद खेत शुरू हो जाते हैं ना, तो वहाँ कोई सीसीटीवी, जबकि अगर कोई उसके पीछे जाता है ये तो है नहीं कि 1 किलोमीटर जाके वो लोग वापस आ जाएंगे। जबकि जो एक्सीडेंट दिखाया गया वो कच्चे रास्ते पर बिल्कुल जो 7-8 किले अंदर हैं, पक्के रोड से जो अंदर है वो 7-8 किले अंदर हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2022 में संचालित करवाई गई हरियाणा ओपन स्कूल की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह कहना है बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह व सचिव कृष्ण कुमार का। संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 24.93% व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 33.89% रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में संचालित हरियाणा मुक्त विद्यालय परीक्षा मार्च 2022 की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी फ्रेश क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी, रीअपियर, कंपार्टमेंट, अंक सुधार, अतिरिक्त विषय एवं स्वयं पाठी पूर्ण विषय परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.organisation.in पर देख सकते हैं। इस परीक्षा परिणाम की घोषणा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह एवं सचिव श्री कृष्ण कुमार बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की। उन्होंने बताया कि
सेकेंडरी ओपन स्कूल मार्च 2022 की परीक्षा का परिणाम 24.93% तथा सेकेंडरी ओपन स्कूल मार्च 2022 की परीक्षा का परिणाम 50.83% रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी ओपन स्कूल मार्च 2022 की परीक्षा का परिणाम 33.89% तथा सीनियर सेकेंडरी ओपन स्कूल मार्च 2022 की परीक्षा का परिणाम 54.94% रहा है। वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सेकेंडरी ओपन स्कूल की परीक्षा में 20,174 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 5,029 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 15,145 परीक्षार्थियों को रीअपियर आई है। इस परीक्षा में 12,843 छात्र बैठे थे, जिनमें से 2,977 पास हुए। इनकी पास प्रतिशतता 23.18 रही है, जबकि 7,331 प्रविष्ट छात्राओं में से 2,052 पास हुई। इनकी पास प्रतिशतता 27.99 रही है। 12वीं की परीक्षा 10वीं के जो फ्रेश विद्यार्थी थे उनका परीक्षा परिणाम 24.93% रहा और इसमें जो रीपियर के विद्यार्थी कम होते हैं उनका परिणाम 50.83% रहा। फ्रेश के विद्यार्थी 20,174 और जिसमें से 5,029 उत्तीर्ण हुए, जिनकी पास प्रतिशत 24.93% रही और CTP रीपियर के केवल 12,395 विद्यार्थी थे, उनमें से 63 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और उनकी पास प्रतिशतता 50.83 रही। इसमें जब छात्र छात्राओं की बात करेंगे तो हमेशा की तरह ही बेटियां ही आगे निकलती हैं, आजकल लड़कों को जरा फुर्सत कम है। तो छात्राओं का परीक्षा परिणाम 27.99 है और छात्रों का 23.18% है। ग्रामीण और शहरी की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशत 24.58 है और शहरी क्षेत्र की 25.84% है। 20 दिन के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी जो चाहता मूल्यांकन करवा सकता है। पुनर्मूल्यांकन और किसी का UMC का केस बना तो वो भी 20 दिन के अंदर ही अपील कर सकता है कि भी मेरी UMC का जो निर्णय हुआ गलत हुआ है। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं कक्षा फ्रेश के विद्यार्थी थे 23,886, जिनमें से उत्तीर्ण हुए 8,096, पास प्रतिशत रही 33.89 और CTP और रिपियर यानी कि जिनके और चांस चले आ रहे थे ऐसे विद्यार्थी थे 6,947 और जिनमें से पास हुए 3,817 और उनकी पास प्रतिशत रही 54.94%। इसी में भी छात्र छात्राओं की बात करेंगे तो यहाँ भी छात्राओं ने 45.66% अंक प्रतिशत प्राप्त की है और छात्रों ने 27.61%। दोनों का अंतर है छात्र छात्राओं का 18.05%। ग्रामीण और शहरी की बात करेंगे, यहाँ भी ग्रामीण विद्यार्थियों का पास प्रतिशत है 31.35 और शहरी क्षेत्रों की प्रतिशत है 39.93%। इस प्रकार के दोनों तरह के सभी विद्यार्थी 20 दिन के अंदर अंदर पुनर्मूल्यांकन के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर ही कर सकते। विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने आज हरियाणा ओपन स्कूल के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का परिणाम घोषित किया है। इनमें जो भी परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे हैं उनको विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और जो बच्चे एक सब्जेक्ट में अगर फेल रहे हैं तो अभी जुलाई में वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। 20 और 25 जुलाई के बीच में ये एग्ज़ाम होगा और बाकी जो CTP में हैं वो आगे दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो 2019 में आपको दिया है 11.84 था और 2020 में 16.9 था, अब 24.93 है। रक्तदान जीवन का वह पदार्थ है जिसका निर्माण संस्कार की किसी फैक्ट्री में नहीं हो सकता। मंगलवार को पालेराम ट्रस्ट द्वारा हाल ही में राज्यपाल से सम्मानित रक्तदान की मुहिम चलाने वाले सैकड़ों बार रक्तदान करने वाले रक्तवीर प्यारेलाल व राजेश डुडेजा को मोमेंटो व पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभरवाल ने रक्तवीरों को युवाओं का आदर्श बताया।
मंगलवार को भिवानी के पालेराम ट्रस्ट द्वारा हाल ही में राज्यपाल से सम्मानित हुए रक्तदान की मुहिम चलाने वाले व सैकड़ों बार रक्तदान करने वाले रक्तवीर प्यारेलाल व राजेश टुडेजा को मोमेंटो व पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पालेराम ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र संभरवाल ने कहा कि रक्तवीर प्यारेलाल व राजेश टुडेजा समाज और युवाओं के लिए आदर्श है। रक्तदान की जो मुहिम इनके द्वारा चलाई गई है वो अनुकरणीय है। इन दोनों रक्तवीरों ने समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा भावना के चलते आज जरूरतमंद लोगों को मात्र एक कॉल पर रक्त मिल जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी महान विभूतियों को सम्मानित करके हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं पूर्व पार्षद मुकेश रहेजा ने कहा कि रक्तदान की जो मुहिम रक्तवीर प्यारेलाल जी व राजेश टुडेजा जी ने चला रखी है उसे युवाओं को प्रेरणा लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि किसी भी जरूरतमंद की रक्त के अभाव में जान ना जाए। आज श्री पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी, उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। हमारे भिवानी के जो रक्तवीर हैं दो सांगवान साहब और टुडेजा जी, जिनको हमारे हरियाणा के माननीय गवर्नर साहब ने रक्तदान के लिए अच्छे उसके लिए प्रयासों के लिए रक्तदान करवाने के जो मुहिम चला रखी इन्होंने, उसके लिए उनको बहुत सम्मानित किया है। आज पालेराम ट्रस्ट ने इन दोनों को सम्मानित किया है उसके आधार पर कि ये दोनों रक्तवीर जो हमारे हैं चंडीगढ़ में माननीय गवर्नर साहब से सम्मानित होकर आए हैं। हम पूरे ट्रस्ट की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगामी काल में भी ये रक्त के लिए ऐसा ही कार्य करते रहें। इनका बहुत बहुत रक्तदान महादान की मुहिम से जुड़े हुए भिवानी के रक्तवीर राजेश टुडेजा जी और प्यारेलाल जी, इन्होंने जो रक्तदान में जो मुहिम जुड़ी हुई है 106 बार तो प्यारेलाल जी ने किया है और 105 बार राजेश टुडेजा जी ने किया है, 106 बार ही। तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है, भिवानी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इन्होंने इतनी जान जिंदगियां बचाई हैं। इनको इनकी इस भावना को देखते हुए गवर्नर साहब ने भी इनको सम्मानित किया है। उसी कड़ी में हमने भी इनको आज यहाँ अपनी ट्रस्ट की तरफ से सम्मानित करने का प्रोग्राम किया है और हमने सम्मानित किया है। 1986 से शुरू किया था मैंने। उस समय लोग रक्तदान के नाम से डरते थे, बोले जान दे दूंगा खून नहीं दूंगा। और अब तो जो है ना लोगों को मोटिवेट करके, और मैं कहूँगा कि राजेश जी ने तो इस प्रकार से कर दिया 95 से शुरू करके भी अब जो है ना ये नया सिस्टम आ गया कंप्यूटर वाला, जिसमें प्लेटलेट्स महीने में 4 बार दिए जा सकते हैं, वीकली, फोर्टनाइटली, वैसे भी और बाकी भी। तो नए नए बच्चे खूब तैयार हो रहे। दूसरी विशेष बात ये है कि जो बच्चा रक्तदान करेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो बुरी आदतें और नशे से बचेगा। करो योग, रहो निरोग उद्देश्य को लेकर मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अनेक जगह किए गए योगा कार्यक्रम की कड़ी में ओम योगा ग्रुप के द्वारा स्थानीय ठाकुर वीर सिंह पार्क में योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मार्गदर्शन करने पहुंची योग गुरु साधिका सुदेश योगी ने योग अपनाओ और जिंदगी को बेहतर बनाओ का संदेश दिया। करो योग, रहो निरोग, इसी बात को चरितार्थ करते हुए नगर में अनेक जगहों पर योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में ओम योग ग्रुप के सदस्यों द्वारा स्थानीय क्राउन प्लाजा क्षेत्र में स्थित ठाकुर वीर सिंह पार्क में सुबह सवेरे ही योगासन करवाए गए। योगासनों में ग्रुप की मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं इनके मार्गदर्शन के लिए योग गुरु साधिका सुदेश योगी विशेष रूप से पहुंचे। वह उन्होंने कहा कि योग अपनाओ और जिंदगी बेहतर बनाओ। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में योगासन के द्वारा हम अपने शरीर की पूरी तरह से साधना कर सकते हैं और अनेक प्रकार के रोगों से भी बच सकते हैं। यदि हम निरंतर योग करते रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव भी डालती है। इसलिए उन्होंने सुबह सवेरे ही मातृशक्तियों को योगा करवाते हुए अनेक लाभकारी बातें बताई। वहीं इस कार्यक्रम में अनेक बच्चों ने भी भाग लिया। भारत सरकार ने सभी दिव्यांगों के लिए UDID कार्ड बनवाना किया जरूरी, यह कहना है भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडेल्य का। मंगलवार को उन्होंने बताया कि भिवानी जिले के 18,000 दिव्यांग प्रमाण पत्र धारियों में से केवल 600 दिव्यांगों ने ही अपना UDID कार्ड बनवाया है। अतः बाकी बचे सभी दिव्यांग प्रत्येक बुधवार को आकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला भिवानी में कुल 18,000 दिव्यांगता प्रमाण पत्र बने हुए हैं, जिनमें से अभी तक 4,600 व्यक्तियों ने अपना UDID कार्ड बनवाया है तथा 13,400 लाभार्थी ऐसे हैं जिनका UDID कार्ड बनना भी शेष है। इसलिए उन सभी से अपील है कि वह अपना UDID कार्ड प्रत्येक बुधवार को सामान्य अस्पताल भिवानी के OPD कमरा नंबर 29 में आकर बनवा सकते हैं तथा उसके लिए जिला भिवानी के अन्य क्षेत्रों में भी स्पेशल
कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि तोशाम क्षेत्र के सभी लाभार्थी 24 जून को SDH तोशाम में, लोहारू क्षेत्र के सभी लाभार्थी 28 जून को CHC लोहारू में, भवानीखेड़ा क्षेत्र के सभी लाभार्थी SDH भवानीखेड़ा में 1 जुलाई को, मानहेरू क्षेत्र के सभी लाभार्थी CHC मानहेरू में 5 जुलाई को, धनाना क्षेत्र के सभी लाभार्थी CHC धनाना में 8 जुलाई को, कैरू क्षेत्र के सभी लाभार्थी CHC कैरू में 12 जुलाई को, जमालपुर क्षेत्र के सभी लाभार्थी CHC जमालपुर में 15 जुलाई को तथा बहल क्षेत्र के सभी लाभार्थी PHC बहल में 19 जुलाई को अपना UDID कार्ड बनवा सकते हैं। सिविल सर्जन ने यह भी बताया कि UDID कार्ड बनवाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी अपना पहचान पत्र, फोटो तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र साथ अवश्य लेकर आए। जो भी हमारा बेनिफिशियरी जो होते हैं उनका रिकॉर्ड हो और एक क्लिक से उसका सभी की इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। इसलिए जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी करने जा रहे हैं। भिवानी को इसलिए लिया गया है कि इसमें जो भी हैंडीकैप्ड हैं वो अपना रिकॉर्ड ऑनलाइन करवाएं। इसके लिए उन्होंने सिंपल UDID ऐप आता है उसको खोलें, उसको खोल करके अपना जो भी फार्म है वो फिलअप करें। उसमें एक कॉलम आता है, क्या आपका हैंडीकैप पहले बना हुआ है, हाँ या ना। अगर बना हुआ है तो हाँ में करें, अगर बना हुआ नहीं है तो ना में करें। अगर उनका बना हुआ है तो उसको वेरीफाई करवाना भी बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन के लिए हमारा हर बुधवार को सुबह 9 से लेकर के 4 बजे तक 29 नंबर में कैंप लगता रहता है। और लोगों की सुविधा के लिए हमने 10 कैंप CHC वाइज भी लगाए हैं, जिनका विवरण आपको दे दिया जाएगा ताकि लोगों को अखबार के माध्यम से लोगों को जानकारी हो जाए। उस कैंप में हम सभी स्पेशलिस्ट वहाँ बुलवाएंगे और जो ऑनलाइन करके पहुँचेगा, जैसे कि उन्होंने पोर्टल खोला और उसने लिख दिया कि मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना हुआ है, यस कर दिया, तो उसमें उन्होंने एक फ़ोटो लेके आना है, एक ऑनलाइन का रिकॉर्ड लेके आना है, एक पुराना हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लेके आना। ये 3 कागज़ लेकर के निर्धारित डेट पर उस कैंप में पहुँचे, उसी टाइम में उसका वेरीफाई हो जाएगा, उसका काम निश्चित हो जाता है। ये करवाना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 31/8 के बाद जो भी सरकार की जो स्कीमें हैं, हैंडीकैप्ड अलाउंस हैं, हैंडीकैप की जो कोटा में लगे हुए हैं, वो जो रिजर्वेशन है वो 31/8 के बाद जिसके पास ये नहीं है ऑनलाइन, उसकी बंद होने की संभावना ज़्यादा है और बंद करने की निर्देश भी दिए हैं। तो ये अपना समय रहते हुए इस जो हमारी मुहिम है कैंप का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जल्दी से जल्दी काम खत्म करवाएं। गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करना प्रत्येक व्यक्ति का है फर्ज, यह है कहना हरियाणा सर्वोदय मंच पदाधिकारी जयसिंह वाल्मीकि का। इसी कड़ी के अंतर्गत उन्होंने सुई स्थित नंदीशाला स्टेडियम और पशु अस्पताल सहित अनेक सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी के सकोरे रखकर बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति मानवता का संदेश दिया। गौरतलब है कि हरियाणा सर्वोदय मंच ने शनिवार को जिला के गाँव सुई स्थित नंदीशाला स्टेडियम, पशु अस्पताल सहित अनेक सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी के सकोरे रखे तथा मंच के पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से इन सकोरों को साफ कर उनमें पानी भरने की जिम्मेवारी निभाएं। इस मौके पर मंच के संयोजक जयसिंह वाल्मीकि ने कहा कि चिलचिलाती व तपती गर्मी में पानी की सेवा करना बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है तथा यह पुण्य और अधिक तब बढ़ जाता है जब यह सेवा बेजुबान जानवरों के लिए की जाए। उन्होंने कहा कि पशु पक्षियों की सेवा करना मानवता का परम धर्म है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर पानी के सकोरे रखें तथा उसमें नियमित रूप से पानी भरने की जिम्मेवारी भी उठाएं। स्टेडियम व पशु अस्पताल में इस तपती गर्मी से बचाने के लिए पक्षियों के लिए सकोरे बांधे। हमारी टीम हमेशा इस कार्य में लगी रहती है कि किसी प्रकार के भी पक्षियों को परेशानी न हो, क्योंकि मनुष्य तो अपना प्रबंध स्वयं कर लेता है, परंतु पक्षियों को पानी के लिए तड़पना पड़ता है। पशुओं की सेवा करना हमारा परम धर्म है। सच्ची मानवता की सेवा पशु पक्षियों की सेवा करने में मिलता है, सच्चा आनंद मिलता है। इसलिए मैं हमारे हरियाणा सर्वोदय मंच के सभी संगठन के सदस्यों से अपील करता हूं कि आप इस तरह के पुण्य के कार्य करते रहें और हमारी टीम ने ये प्रण लिया है कि हम पशु पक्षियों के लिए सकोरे लगातार लगाते रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।